औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पिछली नशिस्त में हमने क्रिप्टो करेंसी के मुतल्लक़ बात की थी और क्रिप्टो से मुतल्लक़ हमारी जो नफ्सियात हैं वो हमने डिस्कस की थी। आज का सेशन भी उसी से रिलेटेड है कि जब एक डिजिटल करेंसी बना ली गई, बीटीसी बना लिया गया, तो फिर और डिजिटल करेंसीज़ की क्या ज़रूरत थी, वो क्यों बनी? क्या एक ही करेंसी से सारा काम नहीं हो सकता था? बाकी डिजिटल करेंसीज़ क्यों बनाई गई? अब तक आई थिंक कोई मिलियंस में हैं क्रिप्टो। तो हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे एक एम, एक मोटिव, एक मकसद है। कोई भी क्रिप्टो बग़ैर मकसद के नहीं बनाया गया, और जो बग़ैर मकसद के बनी है ना, वो लोग पैसा भी उन्हीं में लॉस करते हैं। हर क्रिप्टो अपना एक मकसद, अपना एक मोटिव वाज़े करता है, जो वो लेके आता है, जिस फील्ड में उसने काम करना होता है। बीटीसी बनता है 2009 में। क्यों बनता है कि 2008 में अमेरिका में बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए थे। बहुत सारे लोगों का पैसा डूबने लगा था बैंकों में। बैंकों से लोगों का एतमाद जो है वो ख़त्म हो गया था। तब एक शख्स, एक कंपनी संतोशी नाकामोटो, वो 2009 में एक नया कॉन्सेप्ट देता है डिसेंट्रलाइज्ड का, कि ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जहाँ पे हमारा पैसा कोई एक इदारा, कोई एक गवर्नमेंट जो है ना, वो कंट्रोल ना कर रही हो। 2008-9 में बीटीसी आ गया। बीटीसी का मकसद क्या था? बैंकों से बगावत। बैंकों के निज़ाम पे एतबार लोगों को नहीं रहा कि ऐसा निज़ाम हो जो पूरा वर्ल्ड वाइड हो, ठीक है, किसी एक बंदे के इख्तियार में ना हो, ठीक। उसके बाद होता तो ये कि एक क्रिप्टो काफ़ी थी, फिर इसी के ऊपर सारा चलता, लेकिन नहीं। 2012 में नया एक कॉइन लॉन्च होता है, XRP। XRP का क्या मकसद था? ठीक, XRP ने देखा कि जो बैंकों के ज़रिए लेन देन है पैसों को भेजने का, वो बहुत स्लो है। एक मुल्क से जब किसी दूसरे मुल्क में पैसा भेजना होता तो कई दिन लगते थे, ठीक है, मुख्तलिफ जो है ना वो तस्दीकी मराहल से गुज़रना पड़ता है। XRP उसका सलूशन लेके आया कि उसने एक ऐसा निज़ाम दिया कि जो ट्रांजैक्शन दिनों में होती थी वो मिनटों में आने लगी। XRP ने अपना कॉइन लॉन्च किया, ठीक है। हर नेटवर्क के जो भी आप एक बैंक में पैसे, कि मैंने ये पैसे भेजने हैं दूसरे मुल्क में, वो बैंक क्या करता है, ठीक है, वो XRP वॉलेट के ज़रिए वो सेकंडों में वो पैसे, ऐसे ही जैसे हम ईमेल भेज देते हैं, ठीक। बीटीसी बैंकों से बगावत के नतीजे में आया था। XRP बैंकों के साथ काम करता है, ठीक है, ये इसका मकसद था। अब XRP पे जो है ना, पर सेकंड ऑलमोस्ट 65,000 ट्रांजैक्शंस होती हैं। पर सेकंड 65,000 ट्रांजैक्शंस होती हैं XRP के ज़रिए, ठीक है। ये तो था कि XRP क्यों आया, ये दूसरा कॉइन था जो लॉन्च हुआ था, ठीक। उसके बाद एक बंदा सोचता है कि यार, जब करेंसी डिजिटल हो सकती है, ठीक, तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्यों नहीं डिजिटलाइज हो सकते, ठीक। तो ये एक वितलिक विटेरियम नामी एक शख्स था जिसने एक तीसरा कॉइन जो है ना वो 2015 में लॉन्च किया, इथीरियम के नाम से, ठीक। इथीरियम का मकसद क्या था कि जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को डिजिटलाइज किया। अब इथीरियम के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है इथिक इंश्योरेंस के नाम से, कि आप देखें, अब हम एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो कितना वो पूरा एक प्रोसेस है, ठीक। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जैसे ही पता लगा
कि जी ये फुलफ़िल हो गया, वो ऑटोमेटिकली जो है ना, जो आप लोग तय हुआ होगा वो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसने एक और ज़रूरत को पकड़ा, एक और बुनियाद बना के एक नया कॉइन लॉन्च किया गया इथेरियम के नाम से। ठीक है, मकसद क्या था? XRBTC ने बैंकों से बगावत के नतीजे में कि बैंकों का निज़ाम फ्लॉप हो रहा है, ठीक है, BTC बना। XRP ने देखा कि ट्रांजैक्शंस जो है ना बहुत स्लो हैं, कई कई दिन लगते हैं, ठीक है, वो नया नेटवर्क लेके आया जिससे जो है ना तेज़ी से ट्रांजैक्शंस जो है ना, उसने एक ब्रिज का काम किया बैंकों के दरमियान, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो एक बैंक में चेक जमा करवाए ना, एक अपने ही कंट्री में, तब भी 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, जो दिनों का काम था वो उसने सेकंडों में इसको किया। फिर इथेरियम आता है। इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट्स को बुनियाद बना के कि जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, उनको डिजिटलाइज कर दिया। ठीक, अब ये सारा जो है ना बुनियाद बनती है। उसके बाद जो है ना, पहले स्टार्ट में जब BTC आया था तब तो ये एक्सचेंजेस भी नहीं होती थी। बाइनेंस 2017 में बनती है, ठीक है। तब BTC कैसे ख़रीदते थे लोग? सिंपल एक प्लेटफॉर्म होता था, ठीक है, एक वेबसाइट थी, वहाँ पे लोग जो है ना, वो कहते हैं ना कि वो एतमाद के ऊपर कि जी आप मुझे ये BTC दें, मैं आपको ये चीज़ देता हूँ। इस तरह BTC की स्टार्ट हुई। फिर एक जो है एक्सचेंज आई है गॉक्स के नाम से, MT गॉक्स, ठीक, वहाँ पे ट्रेड होने लगी, लेकिन 2014 में वो हैक हो गई, लोगों को BTC बहुत सारे चोरी हो गए। ठीक, 2012 में फिर एक एक्सचेंज बनी थी कॉइनबेस, अमेरिका की जो सबसे बड़ी एक्सचेंज बनी। ठीक, अब 2017 में जो है ना बाइनेंस जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने अपना एक कॉइन लॉन्च किया BNB के नाम से। बाइनेंस का अपना कॉइन था। अब BNB को बनाने का क्या मकसद था? उनका मकसद ये था कि जब लोग इथेरियम में ट्रेड करते हैं, XRP में, उनके ऊपर गैस चार्जेस बहुत पड़ते थे। गैस चार्जेस से मुराद है कि वो ट्रांसफ़र की जो फीसेस होती हैं, डिलीवरी की जो फीसेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा थी। बाइनेंस ने ये कहा कि अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, हमारा कॉइन यूज़ करेंगे, तो हम आपको गैस फीसेस में डिस्काउंट देंगे। वो आलमोस्ट उन्होंने उसको ना होने के बराबर बहुत कम चार्जेस में जो है ना ये कर सकते हैं। ठीक, इस मकसद के तहत आया BNB। अब जब ये एक्सचेंजेस काम करने लगी, लोग ट्रेड करने लगे, ठीक है, एक चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई, स्टेबल कॉइन्स की। ऐसे कॉइन्स, अब एक बंदा ट्रेड करता है, BTC लेता है, इथेरियम लेता है, वो जब उसको सेल कर देता है, वो किस कॉइन में जा अपना पैसा कहाँ पे रखे? तो मार्केट में ज़रूरत थी स्टेबल कॉइन्स की। तो टीथर नामी कंपनी ने जो है ना वो स्टेबल कॉइन लॉन्च किए 2014 में USDT के नाम से। USDT की जो कीमत होती है ये बढ़ती नहीं है, फिक्स है, $1। आपकी करेंसी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से वो उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन उसकी प्राइस फिक्स है $1। अब जितना USDT उन्होंने एक्सचेंज को दिए हैं, उतने USDT उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। उसकी प्राइस इसीलिए स्टेबल रहती है, रिज़र्व के तौर पे। ठीक है, इसी तरह 2018 में जो है ना USDC आया, वो भी एक स्टेबल कॉइन है। ठीक है, अब इनका मकसद क्या था कि लोग बिटकॉइन ख़रीदा, रेट बढ़ गया, उसने बेचा, अपना पैसा USDT में कन्वर्ट किया और रख लिया। बेसिकली ये दोनों कॉइन्स USDC और USDT, ये इनको समझ लें कि ये पार्क स्टेशंस बन गए लोगों के लिए, अपना पैसा यहाँ पे पार्क कर लिया। ये था इनका मकसद। अच्छा, ये सारा चलता रहा। उसके बाद एक लोगों ने देखा, कुछ लोग, उन्होंने एक कॉइन लॉन्च किया सोलाना। उसका क्या मकसद था कि ये जो जितने भी थे, XRP हो गया, इथेरियम हो गया,
इनका नेटवर्क फिर स्लो था। अब XRP का पैसे भेजने के मामले में तो ठीक था, ठीक है, इथीरियम स्लो काम करता था, BTC का नेटवर्क स्लो था। ऐसा नेटवर्क लाएं जो तेज़ रफ्तार भी हो और जिसकी कॉस्ट भी कम हो। तो एक नया कॉइन लॉन्च हुआ सोलाना के नाम से। सोलाना पे ट्रांजैक्शंस, ठीक है, बहुत तेज़ी से होती हैं और चार्जेस बहुत कम होते हैं दूसरी कॉइन्स की निस्बत। इसलिए जो है ना जारी हुआ सोलाना, ठीक। उसके बाद जो है ना बारी आती है और कॉइन्स की जिनको हम कहते हैं मीम कॉइन्स, ठीक। मीम कॉइन्स जिनको आम अल्फाज में लोग ना कहते हैं 2 कौड़ी का कॉइन, मजाक कॉइन, ठीक है। एलोन मस्क ने 2013 में ना डॉज कॉइन लॉन्च किया और एक ट्वीट कर दी, डॉज कॉइन इज द फ्यूचर। लोग पागल हो गए, ठीक है। वो मजाक उसका इतना वायरल, लोगों ने डॉज कॉइन खरीदा, उसका रेट भी कहीं का कहीं गया। लेकिन उसके बाद क्या किया, एलोन मस्क ने भी उसको सीरियस लिया, उसको टेस्ला में ख़रीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि ये हर कॉइन अपना एक यूनिक फीचर, अपना एक मकसद लेके आया होता है। ऐसे कॉइन्स जिस तरह मीम कॉइन्स, इनका कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। आज एक अजीम भाई ने भी शेयर की थी कि एक बंदा जो है ना $100 मिलियन जो है ना उसने लॉस किया है ट्रेडिंग में, ठीक। अब हर बंदा ये पूछता है कि यार ये लॉस जब होता है इतना तो फिर करते क्यों हैं, ठीक। तो ज़्यादा मुनाफे का जो चस्का है ना वही लॉस करवाता है ना। लॉस होता कहाँ पे है, इसको भी मैं थोड़ा कहता हूँ कि 2 तरह की ट्रेडिंग होती है। हर प्लेटफॉर्म, हर एक्सचेंज आपको 2 ऑप्शन देते हैं ट्रेडिंग के। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग मैं किसी को भी फ्यूचर ट्रेडिंग का मशवरा नहीं देता। ये जितने भी लॉसेस होते हैं ना ये फ्यूचर ट्रेडिंग में होते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक तो लिवरेज, ठीक है, आपके पास $100 है, ठीक है, आप 20x का 100x का लेवरेज लेते हैं, ठीक है, तो फिर नुकसान भी उस हिसाब से होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, ठीक है, पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है। इसलिए मैं तो दोस्तों को मशवरा देता हूँ थोड़ा करें, स्पॉट ट्रेडिंग करें और कॉइन्स वो सिलेक्ट करें जिनका एक प्रॉपर मकसद है, प्रॉपर यूज़ केस है, ठीक है, जिनका प्रॉपर वाइट पेपर जारी हुआ है। जब वाइट पेपर एक कॉइन का निकलता है तो उस पर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि ये कॉइन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इस कॉइन का मकसद क्या है, ठीक। ये सारी चीज़ें देख के फिर बंदा कॉइन खरीदता है। उसके बाद और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस है, फिर टेक्निकल एनालिसिस है, फिर सेंटिमेंटल एनालिसिस है, ठीक। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या है कि आप देखते हैं कि कौन सा कॉइन, ठीक है, उसका सप्लाई कितनी है, उसकी जो है ना सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, ठीक, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक, कहाँ कहाँ इसका यूज़ केस है। ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हैं तो जब देखते हैं, ठीक। एक और चीज़ जिसकी वजह से लोग जो है ना अपना नुकसान करते हैं वो ये है कि मनी मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। ज़्यादा नफ़ा जो है ना, ये लालच जो है ना, ग्रीड, ये हमेशा नुकसान करती है। इसलिए कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए, ठीक। टेक्निकल एनालिसिस हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे, उसमें जो है ना कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, आपका वॉल्यूम है,
ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, कैसे ड्रॉ करनी है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या हैं, कैंडल्स का क्या मकसद होता है, ठीक है। हर कैंडल का एक मकसद है, हर कैंडल का एक नाम है, ठीक है। हर कैंडल इशारा देती है कि अगली कैंडल क्या होने वाली है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद इंसान जो है ना ट्रेडिंग करने के काबिल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो दोस्तों की समझ में आ गया। अगर कोई सवाल है तो वो आप काइंडली कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आई यहाँ तक, लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये तो होंगे कि वो ऐसे लेक्चर में बताए नहीं जा सकते, ठीक है। वो तो पैटर्न के साथ समझाना पड़ता है, ठीक है। जो चीज़ें एक फॉर्मल लेक्चर के ज़रिए बताई जा सकती थी, वो आई थिंक मैंने कोशिश की है कि वो सारी जो है ना आप लोगों को बता दूं। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल है क्रिप्टो से मुतल्लक या जो अब तक हमने बात की है उससे मुतल्लक, तो वो काइंडली। मेरा एक सवाल है कि ये जो आपने दो तरह की ट्रेडिंग बताई है, इसको ज़रा आसान तरीके से आप अगर दोबारा बता दें, यानी कि फ्यूचर में लेवरेज बता दें। हाँ, और स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग आसान लैंग्वेज में ज़रा। स्पॉट ट्रेडिंग है कि आपने एक चीज़, एक कॉइन लिया, आपके पास 100 रुपये हैं, आपने एक चीज़ ख़रीद ली, 100 रुपये की 10 आई वो, ठीक है। उसका रेट कम होके हो गया 90 रुपये, लेकिन आपके पास 10 की 10 मौजूद हैं। आप इंतज़ार कर लेंगे कि जब कीमत बढ़ेगी तब बेच लूँगा। वो ऐसा नहीं है कि 10 कम होके 8 हो जाएंगे, ठीक। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, एक तो उसमें लेवरेज मिलता है। लेवरेज क्या है कि आपके पास $100 है, अगर आप 10x का लेवरेज लेते हैं तो 1000 आपको एक्सचेंज दे रही है ट्रेडिंग के। 10 गुना। हाँ, ये बेस्ट एक्स से मुराद ज़रूर दे देना बस। ये ठीक। आपका है। तो वो आप ट्रेड लगाते हैं, फिर $1000 की एक मिसाल है, तो उस पर नुकसान भी $1000 के हिसाब से होगा, ठीक। उसको हमारे यहाँ पे कुछ जो है ना राय ये भी पाई जाती है कि वो सूद के ज़ुमरे में भी आता है, ठीक। दूसरा ये कि उसके अंदर जो है ना जब मार्केट जितने भी फ्लक्चुएट करती है ना, ठीक है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से करती है, ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, तो मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है, आपका अकाउंट ले जाएगी, ठीक। और जो एक्सचेंजेस हैं ये आपको पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे, बेसिकली तो वो अपनी कमाई के लिए बैठे हैं, ठीक। आपने अगर पैसा वहाँ से निकालना है, कमाई करनी है, तो आपने अपनी सेंस, अपनी समझदारी के साथ करनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग जुआ है, ठीक है। तो जुए में है कि जब लगता है तो ठीक ठाक लगता है, जब लॉस होता है तो फिर ठीक ठाक होता है। तो मैं किसी दोस्त को फ्यूचर ट्रेडिंग का मशवरा नहीं देता, थोड़ा कर लें लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग करें। अच्छा, जो 10x है, मतलब वो आपको जो एक्सचेंज होती है वो देती है जी, और वो किस बिहाफ पे आपको देती है? मतलब आप पैसे उनको देते हैं, उस बिहाफ पे वो आपको देती है 10x? मैं इसको सादा अल्फाज में बताऊँ ना, वो लालच है आपको, ठीक है। वो लालच है। लोग क्या करते हैं, 40x का लेवरेज ले लेते हैं, 50x का लेवरेज ले लेते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा दिया कि मुझे इतने % लॉस हुआ तो मेरी ट्रेड ख़त्म हो जाए। मार्केट क्या करती है, एक लंबी सी विक लगाती है, स्टॉप लॉस हिट करती है, ठीक है, आपका पैसा लेके वापस मूव हो जाती है। नहीं, तो जो लेवरेज लिया होता है मैंने, उसके पैसे मैंने पे किए होते हैं, या वो आपको पैसे दे देती है और जब मैं नेक्स्ट टाइम यानी कि जो करवाऊंगा, डिपॉजिट करवाऊंगा पैसे, तो वो उसमें से काट देगी? वो लेवरेज ऐसे नहीं मिलता कि वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं, अच्छा, ठीक है। जब आप ट्रेड लेंगे ना तब वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप कितने x की लीवरेज लेना चाहते हैं, 5x, 10x, 20x, ठीक है। तो जब आप ट्रेड लगाएंगे ना, आपके अकाउंट में वही $1000 है आपके पास, तो 1000 ही रहेगा, अच्छा,
ठीक है, लेकिन आपकी ट्रेड जो है ना उतनी लग जाएगी। ठीक है, वो एक्सचेंज का कमाल है। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ 10,000 आपके अकाउंट में जो है ना ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं, वो ट्रांसफ़र कर दें तो उसी कड़ा के निकल जाओ। ऐसे नहीं है। मैं इसको आम दोस्तों को यही कहता हूँ कि वो एक लालच है। वो आपको लालच देते हैं, आप बड़ी ट्रेड लगाएं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुनाफा नहीं देना आपको। ठीक है, मार्केट ऐसे गिरती है, ठीक है, विक लगाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करती है। आपने फॉर एग्जांपल रखा है कि मुझे 2% का लॉस हो जाए या 10%। कई लोग ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में 20% का लॉस भी उस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो लेती है वापस चली जाती है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे एलन मस्क ने अपनी करेंसी लॉन्च की, जी जी, डिजिटल करेंसी, ट्रम्प ने अपनी कर दी है, तो ये एक तो लीगल है, जो भी उन्होंने करेंसी लॉन्च की है उसमें वो ट्रेड करेंगे, तो जो मतलब एक है ना ला कि आपने डॉलर में ट्रेड करना है, ठीक है, अपना कोई बिजनेस करना है तो आपने डॉलर में पे करना है, तो ये लीगल है, मतलब इसको मैं एक समझना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि जो करेंसी उन्होंने लॉन्च की है, मतलब कि क्या हम सोच सकते हैं कि जो भी अमीर जितने भी यानी कि 100 लिस्ट निकाल लें तो वो इसकी तरफ जा रहे हैं कि अपनी अपनी करेंसी लॉन्च वो करें। जी, जो है ना लीगल के बाद ऑलमोस्ट जो है ना कुछ ममालिक में भी नहीं है, वगरना ऑलमोस्ट लीगल है। ठीक है, अब तो जो है ना पाकिस्तान में भी लीगल होने जा रही है। ठीक, और दूसरी बात कि हम डॉलर में ही ट्रेड करते हैं। जब हम किसी भी एक्सचेंज पे जाते हैं तो हम पहले यूएस डॉलर ही ख़रीदते हैं। ठीक, उस डॉलर से फिर हम जो है ना ट्रेड कोई भी कॉइन लेते हैं, सबसे पहले हमने डॉलर ही ख़रीदना है। ठीक है, आप यूएसडीटी ले लें, यूएसडीसी ले लें। जी सर। दूसरा क्वेश्चन के आया कि जो अमीर तरीन लोग हैं वो इसी तरफ ही जा रहे हैं। देखें, हर जिसने भी कॉइन लॉन्च किया ना उसका कोई ना कोई मकसद तो है ना, चाहे वो पैसे बटोरना ही हो, लेकिन कोई ना कोई मकसद तो लेके आया ना। अब मैंने आपको पहले बताया जैसे कि हर कॉइन, ठीक है, कोई ना कोई एम, कोई ना कोई मोटिव लेके आया होता है। ठीक है, कोई ना कोई इशू सॉल्व करने के लिए आया होता है। बहुत सारे कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है वो हमने देखना है कि जब कोई कॉइन लॉन्च होगा तो उसका एक वाइट पेपर जारी होता है। वाइट पेपर होता क्या है? वाइट पेपर वो सारी डिटेल्स हैं कि ये कॉइन का मकसद क्या है, ये कॉइन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसका यूज़ केस क्या है। ठीक है, अब जो भी कॉइन लॉन्च होगा, अब बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके वाइट पेपर नहीं है, लोग वो भी ख़रीदते हैं। जिस तरह मीम कॉइन्स हैं, लोग ख़रीदते हैं। क्यों ख़रीदते हैं? ठीक है, और रातों रात अमीर होना वास्ते लोग हुए भी हैं। क्रिप्टो ने लोगों को रातों रात करोड़पति बनाया है, और बहुत सौ को जो है ना करोड़पति से रोड़पति भी बनाया है। करोड़पति वाली जो परसेंटेज है वो कितनी है? देखें, ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो परसेंटेज कम है। ठीक है, और जिन्होंने लॉस किए हैं जो है करोड़ों का, वो ज़्यादा है। उसकी वजह जो है ना, उसकी वजह यही लालच है फ्यूचर ट्रेडिंग का। ठीक, और जो हमारे यहाँ अमूमन मैं मतलब जो मेरा मुशाहिदा है, ठीक है, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिन्होंने बाकायदा सीख के ट्रेडिंग की हो। हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं? सोशल मीडिया की हाइप से। हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने का, वो सोशल मीडिया है। ठीक है, कोई ना कोई जो है ना कोई वीडियो पोस्ट करता है कि भाई ये वाला कॉइन ले लें, ये 1 साल में ये हो जाएगा, ये वाला कॉइन ले लें, ये इतनी देर में ये हो जाएगा, तो वहाँ से सीखते हैं। ट्रेडिंग जो है ना वो
ऐसे नहीं है, ये प्रॉपर सीखने वाली चीज़ है। बगैर सीखे अगर आप करेंगे तो फिर इसी तरह लॉस होंगे। और जो सीख के करते हैं और स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं, नहीं लॉस होता। मैंने नहीं देखा कि जिसने सीखा हो, ठीक है, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो इसकी, जिसको एक्सपीरियंस, लॉस होता है, ये नहीं बात कि नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो है ना, लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में भी बड़ा पैसा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस है उनका, उससे कमाते हैं, ठीक। तो जो हम अगर सोशल मीडिया से सीख के और $100 $100 लगा के तो सोचते हैं कि ये इतना हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। और एक और बात ये ना, लोग अभी भी हमारे यहाँ पे इसके मुतल्लक ना एक अजीब सी नफ्सियात है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी पैसा ज़ाया करने वाली बात है। उसकी वजह यही है कि हमें इसका प्रॉपर इल्म नहीं है, ठीक है, हमने कहीं से नहीं सीखा होता। और ये बहुत मज़े का काम है, मैं आपको ये भी बताऊँ। मैं वैसे मशवरा देता हूँ सबको कि एटलीस्ट इसको सीखें, ठीक है, टाइम दें, उसके बाद ट्रेडिंग करें। अब ना पहले पैसा लगाएं, आप पेपर ट्रेडिंग करें, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बगैर पैसे से पेपर ट्रेडिंग से मुराद ये है कि आप एक कॉइन लें, उसका जो है ना एनालिसिस करें, एनालिसिस करके अपने जो है ना सपोर्ट ड्रॉ करें, रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। तो एक फ़र्ज़ी ट्रेड के मैंने ये कॉइन ले लिया इतने का, फॉर एग्जांपल के आपने ले लिया ₹3 का, उसके बाद उसको देखें कि मैंने जो ट्रेड ली है ये मुझे फ़ायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, ठीक है। जिस तरह डेमो अकाउंट्स बनते हैं। हम इसे कहाँ से सीख सकते हैं, कितनी देर में सीख सकते हैं, सीखने का तरीका क्या है? देखिए, यहाँ पे अब कई इदारे मौजूद हैं जो बाकायदा इसके कोर्सेज़ जो है ना ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो कोई एक इदारा, एक मैं रिकमेंड कर देता हूँ जहाँ से मैंने सीखा है, ठीक है। एक है फ्रीडम यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने DHA में, फ्रीडम विद नोमी के नाम से पेज भी है, जहाँ से मैंने सीखा। तो इस तरह और भी कई इदारे हैं लाहौर में जो ऑफ़र कर रहे हैं, प्रॉपर एक कोर्स है। सीखने के लिए तो यूट्यूब पे बहुत मवाद है, अगर आप सीखना चाहें तो। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं पूरी, हर चीज़ पे अलग अलग, कैंडल स्टिक पैटर्न पे अलग है, रिस्क मैनेजमेंट पे अलग है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अलग है, ठीक है। प्रॉपर एक सीरीज़ मौजूद है, ठीक है, वहाँ से भी सीख सकते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा आप सीखेंगे जब इसको टाइम देंगे। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं एक मुझे नाम नहीं आता, सोशल मीडिया पे ना था कि भाई अगर आपने ट्रेडर बनना है तो चार्ट से बातें करें। अब तब समझ नहीं आता कि चार्ट से बंदा क्या बातें करे, हमें वो समझ ही नहीं आता था, ठीक है। बस ये चार्ट की ना उसकी लैंग्वेज समझना, उनका नाम। जब सीखा है तो वाकई चार्ट जो है ना, जब आपको पता है कि ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल कौन सी है, इसका क्या मकसद है, ठीक है, तो सारा वो जो है ना बहुत सारी चीज़ें बंदा सीखता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फर्क आ रहा है, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाओ वो की वजह से केडी कैंडलस्टिक टाइम जोन, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेड ले रहे हैं। आप स्कैल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 घंटे वाली और 15 मिनट वाली कैंडल स्टिक का चार्ट देखें, ठीक है। अगर आप बड़ी, ठीक है, तो हर वो आपकी ट्रेड के हिसाब से जो है ना आप देखेंगे कि मैं कौन सा चार्ट जो है ना वो देखूं, 1 आवर वाला देखूं, 4 आवर वाला देखूं, ठीक। अमूमन लोग स्कैल्पिंग में जो है ना 1 आवर का चार्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें कैंडल स्टिक पैटर्न, RSI, वॉल्यूम, ठीक है, और ठीक है, ये जितने भी एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस करके फिर आप एक निचोड़ निकालते हैं कि मैंने अब यहाँ पे ट्रेड ली।